नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। हम लोग आज पढ़ेंगे क्रिया। देखिए, हिंदी जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारे के सारे एग्जाम में आपके काम आएगी, चाहे आप जो भी एग्जाम देने वाले, चाहे स्टेट लेवल हो, चाहे आपका जो है एक सेंट्रल लेवल हो। ठीक है, तो कहीं पर भी जो है आपका जो भी एग्जाम होगा, हिंदी पूछी जानी है तो आपकी सारी हिंदी काम में आएगी ये। ठीक है, लेखपाल में मैंने अलग से बैच बना के हिंदी पढ़ाई है, लेकिन वो हिंदी लेखपाल स्पेशल के लिए है, क्योंकि वहाँ पर मैंने छोड़ दिया था। ये जो मैंने बैच स्टार्ट किया है, इसमें पूरी की पूरी हिंदी पढ़ाऊंगा, एक भी चैप्टर नहीं छूटेगा, पूरी की पूरी हिंदी पढ़ेगी। ठीक है, पढ़ाई जाएगी, इसलिए मैंने इसको अलग से स्टार्ट किया है। तो चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अपने साथियों के साथ इसको शेयर करना मत भूला करें और वीडियो पूरा देखा करें। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। क्रिया क्या होती है? तो जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसको दोस्तों बोलते हैं क्रिया। जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाता है उसको बोलते हैं क्रिया। ठीक है, क्रिया बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाए उसे क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। जैसे कि सुरेश को खेलना पसंद है, तो खेलना एक क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। ठीक है, देखिए, जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है उसे धातु बोलते हैं। ये बात मतलब पूछी गई है, क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग चाहे तो प्रीवियस के क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं, इसमें ये सब पूछा गया है। तो जिस मूल शब्द से क्रिया का निर्माण होता है उसे धातु कहते हैं। जैसे कि ये खेल है, एक खेल मूल धातु है, इसमें ना प्रत्यय जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। तो खेल शब्द यहाँ पर लिखा है, और इसमें क्या होता है कि ना शब्द देखिए प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो समानता क्रिया बन जाती है, समानता क्रिया बन जाती है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के भेद कितने होते हैं? अब देखो यहाँ पर मैंने ऑब्लिक लगा के रखा हुआ है, ये देखिए और ये देखिए। इसका मतलब ये है कि चाहे आपसे क्रिया के भेद पूछे, चाहे आपसे पूछे रचना के आधार पर क्रिया के भेद, चाहे आपसे पूछे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, तो आपको हमेशा दो बताने हैं, अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, और देखिए प्रयोग के आधार पर, तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं तीन। कौन कौन से होते हैं? सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया और सामान्य क्रिया। ठीक है, और वही अगर आपसे पूछे संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, तो आपको 5 बताने हैं। ठीक है, कौन कौन से? संयुक्त क्रिया हो जाएगी, प्रयाणार्थक क्रिया हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, नाम धातु क्रिया हो जाएगी और कृदंत क्रिया हो जाएगी। वही आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, तो आपको कितने लगा देने हैं? 8 लगा देने हैं, क्योंकि प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं 3 और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं 5 और रचना के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं 3। रचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। देखिए, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यही क्वेश्चन ऐसे से पूछे गए हैं, बहुत ही पुराने क्वेश्चन उठा के मैंने देखे हैं, तो मैंने उन्हीं को यहाँ पर सजा दिया है ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर रहे हमेशा। ठीक है, तो रचना के आधार पर क्रिया के भेद 2, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद 5। बाकी इसमें आप मत जाइए कि संरचना का मतलब क्या होता है और रचना का मतलब क्या होता है। भाई क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐसे रख दिया है। ठीक है, तो भाई आगे चलते हैं और देखिए कि व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के भेद कौन कौन से? मूल क्रिया, यौगिक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। देखिए, पूर्वकालिक क्रिया इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो मूल क्रिया देखिए यहाँ पर ही मैं समझा दूँ क्योंकि उसको ज़्यादा पढ़ना नहीं है। मूल क्रिया का मतलब क्या होता है? खा, जैसे खा, जा, ठीक है, पी, और जैसे कि नहा, तो मतलब ये क्या है? ये एक मूल क्रिया हो जाती है। यौगिक क्रिया क्या है? जैसे कि खा जाना, पी जाना, तो ये सब क्या है? यौगिक क्रिया हैं। पूर्वकालिक क्रिया मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी। ठीक है, इसी में चलिए आगे देखते हैं कि क्रिया की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो क्रिया की 3 अवस्थाएं होती हैं। जो भी मैंने लिखा हुआ है इसको आप अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए, जो भी आपसे बने समझ लीजिए, जो भी आपसे बने आप कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको हिंदी में बहुत ही अच्छे नंबर लाने हैं तो ये सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये क्या है? क्रिया की अवस्थाएं क्या है? 3 है, सामान्य अवस्था, विधि अवस्था और संभाव्य अवस्था। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, अगर समझ में नहीं आता है पहली बात समझ में आपको आ जाएगा अगर आप वीडियो पूरा देख रहे हैं तो। ठीक है भाई, कमेंट कर दिया करें कि आपने पूरा वीडियो देखा, आपको कोई कमी लगी, आपका कोई सुझाव हो, कुछ भी हो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अकर्मक क्रिया देखते हैं पहले। अकर्मक क्रिया क्या होती है कि जिस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़े तो अकर्मक क्रिया होती है। जैसे कर्ता है, ये कर्ता प्लस कर्म, ठीक है, और प्लस क्रिया, ऐसा होता है वाक्य। तो इसमें मतलब कर्म का या तो अभाव हो या कर्म होगा तो जो क्रिया का जो प्रभाव है वो इस पे नहीं पड़ रहा होगा, वो कर्ता पर ही पड़ रहा होगा। तो कर्म होना ना होना उसके लिए बेकार है। तो क्या होता है कि
वो अकर्मक क्रिया होती है। क्या होती है? अकर्मक क्रिया होती है। आपसे ये क्वेश्चन में बहुत आता है पेपर में कि निम्नलिखित में से कौन सी अकर्मक क्रिया है, कौन सी सकर्मक क्रिया है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे रोना, हंसना, गिरना, सोना, उड़ना आदि। जैसे वह रो रहा है, वह रो रहा है, और ये आपसे पूछे कि इसमें कौन सी क्रिया का इस्तेमाल किया गया है, तो ये अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसका फल सीधे सीधे कर्ता पे आ रहा है। कर्ता का मतलब होता है उद्देश्य, और उद्देश्य का मतलब ये हो गया कि जो काम करने वाला होता है उसको कर्ता बोलते हैं। तो वह रो रहा है। ठीक है, पत्ता जो है पेड़ से गिरता है, इसमें कारक भी होता है और एक ये क्रिया भी पूछी जाती है, पत्ता पेड़ से गिरता है। अब यहाँ पर बहुत लोग कन्फ्यूज ये होते हैं कि जो पेड़ है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यानी मतलब कर्म है, गिरता है। तो पत्ता जो है, अगर आप पेड़ को हटा दोगे, ये हटा दोगे, तो पत्ता गिरता है, क्या सेंटेंस नहीं बनेगा? बन जाएगा सेंटेंस। तो पत्ता जो है पेड़ से गिरता है, यानी पत्ता गिरता है, गिरने की जो काम हो रहा है वो सीधे क्या कर रहा है? पत्ता गिर ही रहा है, पत्ता ही गिर रहा है। पेड़ से लगा दें या डाली से लगा दें, या गमला गिरता है, तो कहाँ से गिरता है? पेड़। ठीक है, तो ये कहाँ से गिरता है? कहाँ से? छत से गिरता है या दीवार से गिरता है। ठीक है, तो इनका सीधे फल जो होता है, जो प्रभाव होता है इस क्रिया का, सीधे कर्ता पे पड़ता है। अगर कर्म ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, सकर्मक क्रिया देखो क्या है। अभी दोनों में मैं कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। ठीक है, जिस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े तो वह क्या होती है? सकर्मक क्रिया होती है। इसमें कर्म हो चाहे ना हो, लेकिन क्या होता है कि क्रिया का आप प्रभाव जो है वो कर्म पर ही देखेंगे, कर्ता से लेना देना नहीं ज़्यादा होता है। मतलब कर्ता होगा, लेकिन जो क्रिया है ना, क्रिया का प्रभाव कर्ता पे नहीं पड़ रहा होता है। जैसे देखिए, पढ़ना, चलाना और लिखना आदि। देखिए, चलना अगर होता है, चलना है, ये एक अकर्मक क्रिया है, और वही अगर आप चलाना लिख दो तो ये हो जाएगी सकर्मक क्रिया। जैसे गाड़ी चलती है, तो ये कौन सा सेंटेंस? चलती क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया। लेकिन गाड़ी चलाती है, कौन आ जाएगा उसमें? अगर आपका प्रश्न कौन से आए, कौन का अगर जवाब आपको मिल जाए तो वो सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, और अगर भूतकाल में, अगर आप वही सेंटेंस अगर भूतकाल में बन जाता है तो वो सकर्मक क्रिया ही होती है। जैसे देखो, जैसे लिखा है कि पढ़ना, चलना, चलाना, लिखना आदि। जैसे सुरेश लिखता है, खाली इतना ही वाक्य लिखा है दोस्तों। ठीक है, और आप सोचे कि इसमें तो कर्म दिया ही नहीं है, इसका मतलब ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। नहीं, आप अगर खुद से क्वेश्चन करेंगे कि भैया क्या लिखता है, तो क्या का अगर उत्तर आ जाए कि पत्र लिखता है या अखबार लिखता है या लव लेटर लिखता है, कुछ भी मतलब अगर आपके दिमाग में आए तो उसका जवाब अगर मिल रहा है, मतलब क्रिया से आप क्या का जवाब पूछेंगे, क्या, तो क्या का अगर उत्तर आपको मिल जाए तो वो सकर्मक क्रिया होती है। वो क्या होती है? सकर्मक क्रिया। जैसे कि लिखा है कि वह पढ़ता है, वह एक एग्जाम्पल है, वह पढ़ता है, इतना ही लिखा है, लेकिन आपके सामने कर्म नहीं दिया है, अखबार, पत्र या किताब नहीं दिया हुआ है, लेकिन तब भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पढ़ता है। आप पूछेंगे क्या पढ़ता है, तो मतलब कहेंगे क्या, तो क्या का जवाब आ जाएगा कि कुछ ना कुछ तो पढ़ता ही होगा, तो बता देगा कि भैया वह पढ़ता है। जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि वह पढ़ता है, तो आप मुझसे कहेंगे क्या पढ़ता है, तो मैं कहूँगा अखबार पढ़ता है। तो आ रहा है ना उत्तर, क्रिया से आप सवाल कर रहे हैं क्या, तो उत्तर आ रहा है, तो उत्तर आ रहा है दोस्तों, तो वो क्या हो जाती है? सकर्मक क्रिया हो जाती है। जैसे देखो एक बात और है, जैसे कि अगर इसको हम लोग भूतकाल में कर्ता के आगे ने लगा दें और वो वाक्य बन जाता है तो वो सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे कि लिखा हो कि वह पढ़ता है, जैसे ये वह पढ़ता है, ये प्रेजेंट का वाक्य है। ठीक है, ये वर्तमान काल का वाक्य है, और वही लिख दें कि उसने पढ़ा, तो ये ने आ गया और सेंटेंस बन गया, तो इसका मतलब क्या है? ये सकर्मक क्रिया है, ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है, जैसे अब आप कहेंगे सर अकर्मक बारे में करके दिखाइए, अकर्मक वाले में, तो देखो अकर्मक देखो, जैसे कि वह हंसता है, वह हंसता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये अकर्मक क्रिया है। लेकिन अगर इसको हम लोग भूतकाल में कहें तो इसमें ने जो होता है ना, ने नहीं जुड़ेगा। जैसे कि उसने हंसा, तो उसने हंसा नहीं होता है, वह हंसा, ये सही वाक्य है। वह हंसा, तो वह हंसा ये आया, और ये गलत होता है। ठीक है, जैसे उसने रोया नहीं, वह रोया, तो ने अगर प्रत्यय जोड़े बाद में, ने को अगर जोड़ दिया जाए और वाक्य अगर बना दिया जाए
तो वो क्रिया हो जाती है सकर्मक। जैसे कि मैंने बताया कि चलाना, उसने गाड़ी चलाई, उसने गाड़ी चलाई, ठीक है, या वह गाड़ी चलाता है। तो ये देखो चलाता है भाई, तो ऐसे तो उतार नहीं देंगे, तो चलाई ना, इसको हमने भूतकाल में बनाया है तो वह की जगह उसने आ जाता है ना, तो उसने गाड़ी चलाई, तो ये क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं आपके सामने दी होंगी, अनगिनत क्रियाएं होती हैं भाई, मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता होता है, तो मैंने समझाने के लिए कुछ लिख दिया है। तो ऐसी क्रियाएं आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, आप सेंटेंस बना लेंगे। सेंटेंस बनाने के बाद आप भूतकाल में जाएंगे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भूतकाल में जाइए, उसमें ने जोड़िए, ने, ठीक है, ने, तो क्या हो जाएगा, वो सेंटेंस वो क्रिया हो जाती है सकर्मक। अगर ने से वाक्य नहीं बन रहा है तो अकर्मक हो जाती है। और बाकी जो क्रिया दी होगी उससे क्रिया से आप सवाल पूछिए, क्या पूछिए, तो क्या का अगर उत्तर मिल जाए, चाहे उसका उत्तर उस वाक्य में दिया हो चाहे ना दिया हो, उसका उत्तर आप अपने पास से भी जोड़ सकते हैं। जैसे कि वह पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है, अखबार पढ़ता है या पत्र पढ़ता है या न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो मतलब कुछ भी आपका उत्तर बन जाएगा, तो वो सकर्मक क्रिया हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ये होता है कंप्लीट आपका अकर्मक और सकर्मक, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है इसमें। देखिए, अब देखिए क्या होता है कि सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक होता है एकर्मक, एक होता है द्विकर्मक, मतलब एक कर्म और द्विकर्म। देखो जैसे कि अब यहाँ पर लिखा नहीं मैंने, मुझे लग रहा, तो मुझे ऐसे ही बताना पड़ेगा। देखो जैसे देखो लिखा है कि एक सेंटेंस है, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, तो ये क्या हो गई, ये एकर्मक हो गई, एक कर्म है इसमें, एक कर्मक। और वही अगर दूसरा सेंटेंस है कि अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो ये हो जाएगा दोस्तों द्विकर्मक, ये द्विकर्मक हो जाएगा। देखो एक बात बता दूं मैं आपको, आपसे पूछता है मुख्य कर्म और द्विकर्म, आपसे क्या पूछता है, मुख्य कर्म पूछता है और गौण कर्म पूछता है। इसमें मुख्य, जैसे एक सेंटेंस लिखो, ठीक है यही लिख लो, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। आपसे क्वेश्चन ही पूछेगा कि इसमें द्विकर्मक है, तो इसमें बताइए मुख्य कर्म कौन है और गौण कर्म कौन है। तो क्रिया से ठीक पहले वाला होता है वो होता है मुख्य कर्म, और ये निर्जीव होता है, और जो मुख्य क्रिया से पहले वाला होता है उसको बोलते हैं गौण कर्म। इसको क्या बोलते हैं, गौण कर्म। गौण कर्म सजीव होता है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि राजा ने गरीबों को कंबल दिए, राजा ने गरीबों को कंबल दिए, तो इसमें एक ही कर्म है, ये गरीबों को और कंबल, ये जो है ना, ये एक ही कर्म है। क्योंकि जो अगर किसी को उपहार देना हो, ठीक है, उपहार है, दान है, पुरस्कार है, तो अगर इनका भाव आता है तो उस कर्म के भाव को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसको कह देते हैं संप्रदान कारक। क्या बोलते हैं उसको, संप्रदान कारक। यहाँ पर दो दिख रहे हैं आपको, लेकिन दो नहीं, इसमें एक ही कर्म है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। ये देखो चीज, देखिए ये जो ऊपर का जो वाक्य लिखा है ये अलग चीज़ है, और नीचे का जो वाक्य लिखा है ये अलग चीज़ है। मैंने आपको दोनों बातें समझा दी हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, इसमें द्विकर्म है। राजा ने गरीबों को कंबल दिए, इसमें एक कर्म है, इसमें द्विकर्म नहीं है, क्योंकि ये जो है ना ये कर्म कारक नहीं है, ये संप्रदान कारक है, ये संप्रदान कारक है। ठीक है, जहाँ पर उपहार, पुरस्कार, दान देने वाली बात आती है, वहाँ पर जो कर्म होता है, कर्म का जो भाव होता है, उसको संप्रदान कारक मानते हैं। ठीक है, ये बात बहुत ही अच्छी है, नोटिस करने वाली है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं भाई, ये चीज़ आपको समझाना था। सामान्य क्रिया देखो क्या होता है। सामान्य क्रिया, एक क्रियापद एक काम, मतलब एक क्रियापद होगा और एक काम होगा। इसमें कैसे, इसमें बहुत ही साधारण वाक्य होता है। क्या होता है, राम जाता है, श्याम खाता है, तो बहुत ही क्या है, सामान्य वाक्य है। ठीक है, और इसमें क्या है, सामान्य क्रिया है, सामान्य क्रिया, जाता है, जाती है, सब सामान्य क्रिया है। वही संयुक्त क्रिया क्या होती है, काम एक पर क्रियापद दो, काम एक पर क्रियापद दो। कैसे, जैसे देखो, उसने खाना खा लिया, उसने खाना क्या कर दिया है भाई, खा लिया है, उसने खाना खा लिया,
तो उसने खाना खा लिया, उसने पढ़ाई पढ़ी, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, संयुक्त क्रिया। एक देखिए यहाँ पर क्या है, खाना, एक लिया, ये दोनों क्या है, संयुक्त क्रिया है। इससे ही मिलता जुलता क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया। लेकिन पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है कि जो पहली क्रिया होती है वो खत्म हो चुकी होती है। जैसे देखो क्या है कि पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, दो क्रिया पद और दो काम। देखो, वह पढ़कर सोता है, वह पढ़कर सोता है, वह नहाकर सोता है, ठीक है, वह नहाकर खाता है। तो ये क्या होता है कि मतलब पहला वाला काम खत्म हो चुका है, उसके बाद ये काम शुरू करता है, ठीक है। तो ये होती है पूर्वकालिक क्रिया। इसके बाद देखते हैं हम लोग सहायक क्रिया। सहायक क्रिया जो होती हैं वो काल का निर्धारण करती हैं। जैसे कि रहे हैं, रहे थे, रहा था, ठीक है, रहे होंगे, ये सब सहायक क्रिया होती हैं। देखो जैसे कि वे स्कूल जा रहे हैं, वे स्कूल जा रहे हैं, ये एक वर्तमान समय का एक बता रहा है। वही जा रहे थे, जा रहे थे एक काल का निर्धारण हो गया, और ये क्या हो गया वाक्य, ये हो गया एक भूतकाल का वाक्य। तो जो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सी क्रिया काल का निर्धारण करती है, तो सहायक क्रिया होती हैं, ठीक है। देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसमें क्या करता है कि जो कर्ता होता है वो स्वयं काम ना कर कर दूसरे से करवाता है, मतलब अपने आप काम नहीं करेगा, आदेश देगा। इसको प्रेरणार्थक क्रिया क्यों कहते हैं मुझे नहीं पता, मुझे तो लगता है इसको आदेशात्मक क्रिया कहना चाहिए था, ठीक है, एक आदेश देने वाली क्रिया। इसमें क्या देखिए, मतलब कर्ता स्वयं काम नहीं करेगा, दूसरे से करवाएगा काम। देखो, पिताजी ने बेटे से सफाई कराई या करवाई, तो मैंने ऐसा क्यों लिखा, कराई और करवाई। पिताजी ने बेटे से सफाई कराई या करवाई। तो देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है वो दो प्रकार से होती है। एक होती है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, एक होती है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो जो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है उसको आप इतना मान के चलो, इतना कराई। कैसे, मतलब पिताजी ने बेटे से ही सफाई करवाई। और जो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है उसमें क्या होता है कि जो जिससे काम करवाना जा रहा है वो किसी और से काम करवा सकता है। इससे पिताजी ने बेटे से सफाई कराई और पिताजी ने बेटे से सफाई करवाई, दोनों में अंतर यह है कि पिताजी ने बेटे को आदेश दिया है कि सफाई करवा लो, अब बेटा खुद करे चाहे वो किसी और से कराए। तो ये हो गए द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। और अगर दूसरे से काम कराने वाला खुद ही बंदा होता है, जैसे कि पिताजी ने बेटे से सफाई कराई, तो बेटा अगर सफाई कर रहा है तो वो हो जाएगी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। नाम धातु क्रिया क्या होती है, जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बननी होती है वे नाम धातु क्रिया होती हैं। जैसे देखिए यहाँ पर देख लीजिए, जैसे संज्ञा से अगर हाथ बना हुआ है, संज्ञा एक हाथ है, तो हथियाना एक क्रिया हो जाएगी। सर्वनाम अपना है तो अपनाना एक क्रिया हो जाएगी। रंग विशेषण है तो रंगाना या रंगवाना एक क्रिया हो जाती है, ठीक है। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया जो होती हैं वो सकर्मक क्रिया भी होती हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं कृदंत क्रिया। ना के अतिरिक्त किसी भी प्रत्यय को लगाने से बनी क्रिया जो होती हैं वो कृदंत क्रिया होती है। ना के अतिरिक्त कोई भी प्रत्यय लगा हो तो वो क्या हो जाती है, कृदंत क्रिया हो जाती है। जैसे कि आप देखो जा, तो जाता, ये क्या हो जाएगी, ये आपकी कृदंत क्रिया हो जाएगी। खा, तो खाता, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी कृदंत क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, कृदंत क्रिया हो जाएगी। देखो सजातीय क्रिया, देखो क्या कहते हैं, क्रिया और कर्म, क्रिया और कर्म की जाति जो होती है वो एक ही होती है। क्रिया और कर्म की जाति जो होती है वो एक ही होती है। कैसे, देखो जैसे उसने चढ़ाई चढ़ी, उसने चढ़ाई चढ़ी, उसने लड़ाई लड़ी, ठीक है। देखिए उसने लड़ाई लड़ी, मैंने उसमें वहाँ पर जो है गलत एग्जाम्पल दे दिया था भाई, सॉरी इसके लिए। उसने लड़ाई लड़ी, क्योंकि लड़ाई लड़ी, लड़ाई तो एक नाउन हो गया है ना, नाउन तो हो, एक तो नाउन हो जाता है ना ये लड़ाई, तो ये क्या होता है लड़ाई। तो उसने चढ़ाई चढ़ी भाई, उसने लड़ाई लड़ी, यहाँ पर एग्जाम्पल काम करेगा सजातीय क्रिया। मतलब क्रिया और कर्म की जाति समान होती है। जैसे मैंने बताया था आपको सजातीय स्वर, जैसे कहाँ गया, इसे आ है, बड़ा आ है, छोटी ई है, बड़ी ई है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, तो ये क्या है, सजातीय स्वर है। ऐसे ही क्रिया और कर्म की जाति अगर समान होती है तो वहाँ पर हो जाता है आपका सजातीय क्रिया। चढ़ाई चढ़ी, पढ़ाई पढ़ी, लड़ाई लड़ी, ठीक है। चलिए, उसने लड़ाई लड़ी। क्रिया की अवस्थाएं देखो, क्रिया की अवस्थाएं आपको बहुत सारी किताबों में नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ क्रिया की अवस्थाएं। सामान्य अवस्था, सामान्य वाक्य होता है। इसमें क्या होता है, सामान्य वाक्य होता है। जैसे देखो, जैसे राजा फल खाता है, एक सामान्य वाक्य है, तो ये सामान्य अवस्था है। इसमें कुछ भी तरकीब या फिर कुछ भी जो है इसमें कोई बढ़ा चढ़ाकर वाक्य नहीं बोला गया है, एक सामान्य वाक्य है, सामान्य अवस्था है क्रिया की। तो ये राजा फल खाता है। इसके बाद देखिए विधि अवस्था क्या होती है, जिस वाक्य में आज्ञा, प्रश्न, प्रार्थना का भाव हो
ठीक है। तो वो होती है विधि अवस्था, और इसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है परोक्ष। तो प्रत्यक्ष मतलब क्या हुआ कि तुम यहाँ खेलो, तो ये एक आदेश दे रहा है तुम यहाँ खेलो, तुम यहाँ खेलोगे, ये हो जाएगी परोक्ष। ये क्या हो जाएगी? परोक्ष। ठीक है। आगे देखते हैं संभाव्य अवस्था। तो संभावना वाले वाक्य जो होते हैं वो होते हैं संभाव्य अवस्था। जैसे शायद राकेश मर जाए, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा संभाव्य अवस्था वाला जो क्रिया है, मर जाए। ठीक है, तो ये संभाव्य अवस्था वाली क्रिया है। ठीक। और यहाँ पे तो मैंने आपको बता ही दिया था कि मूल क्रिया क्या होती है। देखिए मूल क्रिया मतलब क्या हो जाएगा, जैसे खा, जा, पी। यौगिक क्रिया मतलब मैंने बताया था खा लिया, ठीक है, खा लिया वगैरह। और पूर्वकालिक क्रिया मैंने आपको पढ़ाया ही था। यौगिक क्रिया के भी भेद होते हैं, ठीक है, लेकिन वह बहुत डिटेल में हो जाएगा। तो ये आपकी पूरी कंप्लीट होती है क्रिया, पूरी कंप्लीट होती है क्रिया। अब इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे क्रिया विशेषण, या कुछ देखते हैं उसमें क्रिया विशेषण ही पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। तो कोई डाउट अगर किसी चीज़ को लेके हुआ है तो भैया आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।